हवाओं को कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं अपने हुनर से उड़ा करते हैं। वक्त की साख तोड़ लाने का हुनर रखते हैं, वक्त की साख तोड़ लाने का हुनर रखते हैं। ऐ जिंदगी हम गम में भी मुस्कुराने का हुनर रखते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत है जीत जाने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं बेहद ही शानदार सा सेशन लेकर आया हूं। यह सेशन क्लास 12वीं के लिए इंग्लिश की सब्जेक्ट के लिए होगा। मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 30 क्लास लाने का आपके सामने बात कहा था। मैंने पहली क्लास दे रखा है, उसमें सिलेबस के बात मैंने किया था कि किस तरह से आपके इंग्लिश के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, और आप किस तरह से उसमें 100 में 100 अटेम्प्ट कर पाएंगे, 100 मार्क्स में 100 मार्क्स ला पाएंगे। आज का सेशन मेरा पहला सेशन है और ये काफी जबरदस्त होगा और इस सेशन में आप 15 मार्क्स लाने का क्वालिटी विकसित कर सकते हैं। ये सेशन देखना ना भूलें, स्किप बिल्कुल ना करें। मैंने यहां पे लिखा है 12th इंग्लिश अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना। आप सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट के वीडियोस में जाकर वहां जाकर आप 12th क्लास के सिलेबस को समझें इंग्लिश का, तब आपको ये सेशन समझ में आएगा। ये पार्ट 1 मैं लेकर आया हूं और ऐसे करके मैं 30 पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें इंग्लिश फिनिश हो जाएगी। आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है ये सेक्शन बी का क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप, जब मैंने वहां बताया है कि सब्जेक्टिव 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो पहले आप क्वेश्चन को समझ लो, इसमें मैं कुछ आंसर नहीं कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन 6 में टोटल ए बी सी डी और ई 5 कैटेगरी का क्वेश्चन पूछे जाएगा। कहता है आंसर ओनली 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर ओनली 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है कि इन 5 सवाल में से आपको केवल 3 के जवाब देने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, 3 सवाल अगर आप दे देते हैं आंसर तो 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यही 15 मार्क्स मैं आपको फिनिश कराने वाला हूं। तो इसमें देखो, इसमें 5 क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। राइट अ समरी ऑन एनी वन, यहां भी ऑप्शनेबल है भाई। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, आई हैव अ ड्रीम, अ मैरिज प्रपोजल। मैं जो कराऊंगा आपको यही करने हैं, यही एग्जाम में आ जाए, है ना, आ जाएंगे। अगर आप इससे ज्यादा समरी याद कर सकते हैं तो आप कर लेना, लेकिन ये चारों महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। तो इन चारों में से किसी एक पर अगर आप समरी लिख देते हो तो आपको 5 मार्क्स मिल जाता है और आप एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो। 2 क्वेश्चन आपको और अटेम्प्ट करने हैं, 4 बचे हुए हैं। यहां सवाल कहता है राइट अ समरी ऑन एनी वन, यानी 2 समरी लिखना होगा, एक प्रोज के सेक्शन से और एक पोएट्री के क्वेश्चन सेक्शन से। ये पोएट्री है, पोयम है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, द सोल्जर, मैगीबिटी, द माइस्ट्री कैट, है ना। इन चारों में से किसी एक पर आपको समरी लिखने हैं। आपका सी क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आप ये दोनों सॉल्व कर देते हैं आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। आपको केवल एक बनाने हैं इसमें। राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और डिस्कस इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आपको ये दोनों क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, इसको आप याद कर लेना, रट जाना, एग्जाम में यही मिलेंगे और यही लिखने हैं आपको। या तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहां भी। तो आपको इंग्लिश पे शॉर्ट नोट्स लिखना है और बताना है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे है, उस पे आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। और बेहद ही आसान क्वेश्चन डी में है, ये सबसे आसान है, ये आपको करने ही करने हैं। मैच द फॉलोइंग, यानी स्नेक कौन लिखा है, आई हैव अ ड्रीम कौन लिखा है, अ मैरिज प्रपोजल कौन लिखा है, द सोल्जर कौन लिखा है, आचमन कौन लिखा है। यानी 5 स्टोरी या
पोयम के नाम होंगे और इधर 5 राइटर के नाम होंगे या पोएट के नाम होंगे, आपको मिलान करना है। तो मैं इसका भी बताऊंगा, आपको 24 राइटर का नाम मैं आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड स्टोरी और पोयम का नाम बताऊंगा। साथ ही साथ आपको मजेदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 12 याद कर सकते हैं, 5 आसानी से मैच कर सकते हैं, तो यहां भी आप 5 नंबर ले सकते हैं। ई में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहां पे आपको 7-8 ट्रांसलेशन दिए जाएंगे, 5 बनाने हैं, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने कुछ लिखा है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, गांधी जी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे, राम ने रावण को मारा, सत्य की हमेशा जीत होती है, रामायण धर्म ग्रंथ है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये 5 सेशन, ये 5 पार्ट, ये 5 तरह के क्वेश्चन किस क्वेश्चन में मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 में। बनाने कितना है? 3। कितना मार्क्स मिल जाएगा? 15। तो ये देखो, ये तो मैं आपको रटा दूंगा, 5 मिल गया, ये मैं आपको रटा दूंगा, 5 मिल जाएगा, आने ही वाला है। और इन दोनों में से कोई एक रटा दूंगा तो 5 मिल जाएंगे, यानी 15 मार्क्स आपका कंप्लीट। ट्रांसलेशन को मैं छोड़ के चलता हूं क्योंकि ट्रांसलेशन जो है ना, ये आपको पता ना चलेगा कि कौन सा टेंस पे आधारित है। अगर आप ग्रामर अच्छा जानते हैं, ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं, तो आप इसको भी अटेम्प्ट करोगे, आप इधर वाला लफड़ा से छूट जाओगे। आप 1 2 3 सवाल बनाओगे, काम खत्म। ये इजी होगा आपके लिए, ये इजी होगा आपके लिए, और ये भी उन तमाम बच्चों के लिए इजी होगा जो ट्रांसलेशन में अच्छा नॉलेज रखते हैं। 15 मार्क्स आपको खट से मिल जाएंगे, और 2 तो मैं इधर रटाने ही वाला हूं। अगर आपको ट्रांसलेशन ना आए, एक भी गड़बड़ हो, तो आप इसमें टच मत कीजिएगा क्योंकि नंबर कट जाएंगे। आप ये बनाना और ये बनाना जो मैं आपको रटाने वाला हूं, या ये बनाना है ना। आइए दूसरी स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, स्लाइड में मैं आपका मैच द फॉलोइंग करने के लिए लाया हूं। मैच द फॉलोइंग याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स आपको देंगे। मैं प्रोज का 11 नाम और उसका राइटर लाया हूं, फिर पोएट्री का 11 नाम राइटर लाऊंगा, ये आपको 5 मार्क्स दे के जाएंगे। आइए, तो यहां मैंने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, देखो आप याद कैसे रखोगे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की संस्कृति और सभ्यता। बताओ, भारत के बारे में अधिक जानने वाला, जैसे कि भारत को आजाद कराने वाला व्यक्ति कौन? महात्मा गांधी सर्वप्रथम व्यक्ति थे ना जो आजाद कराएं। भले ही और लोग होंगे, है ना, थे, लेकिन आपको याद रखना होगा कि महात्मा गांधी, है ना। आपको इससे रिलेट करना होगा कि इंडिया को आजाद कराने में काम कौन किया? ज्यादातर महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर महात्मा गांधी, रिलेट कर लो माइंड में। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ मुस्लिम इंडिया में भी रह गए, कुछ मुस्लिम चले गए कहां? पाकिस्तान चले गए। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बेचारे पाकिस्तान तरफ चल गए, लेकिन पाकिस्तान में रहने का इनका इच्छा नहीं था। बार बार कह रहे हैं भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, मतलब भारत मेरा घर है। ऐसा है नहीं, बस आपको रिलेट करने के लिए सोच रहे हैं कि ये एक ऐसे मुस्लिम थे जो बार बार कहते थे भारत इज माई होम। तो आपको याद रहेगा कि भारत इज माई होम, इसका मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन। अ पिंच ऑफ सनफ, अ पिंच ऑफ सनफ, अ पिंच ऑफ सनफ का मतलब होता है एक चुटकी सुगंधी। सुगंधी मतलब होता है कोई भी नशा का सामान, जैसे खैनी, गांजा, है ना। तो अ पिंच ऑफ सनफ है एक चुटकी, वही सनफ का हिंदी सुगंधी बता रहे हैं हम आपको। मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर, गांव के व्यक्ति ज्यादातर ये सब चीज यूज करते हैं। गांव वाला व्यक्ति, ऐसा है नहीं, बुरा नहीं लेना, बस हम आपको रिलेट करने के लिए बता रही। देखो गांव, GAO, गांव है, तो गांव वाला व्यक्ति कहां से रिलेट करेंगे? अ पिंच ऑफ सनफ से। नेक्स्ट है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, मेरा भी एक सपना है। ऐसा तो ज्यादातर सपना ज्यादा बढ़िया बढ़िया किसका होगा? किंग का, KING, किंग मतलब राजा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव अ ड्रीम। बड़ा ही आसान तरीका में हम आपको रिलेट करने के लिए बता रहे हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। देखो आइडिया जो है, बढ़िया बढ़िया आइडिया रूस के आदमी को ज्यादा आता है, इसलिए बर्ट्रैंड रसल। देखो रूस, रूस याद रखना इससे, है ना। तो आइडियाज ज्यादा रूस के व्यक्ति को आता है, रूस के व्यक्ति को ज्यादा आइडिया आता है, इसलिए आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड किसका होगा? बर्ट्रैंड रसल के होंगे। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब कलाकार, और कलाकार रोज नया नया चीज बनाता है, इसलिए इसका राइटर सीगा नोया। याद रखना, सीगा नोया, नया याद रखो सीधा भाई, सीगा नया।
है ना, तो ये नया वर्ड आर्टिस्ट को रिलेट करेगा। द चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे का जन्म, बच्चे का जन्म एक माँ को ज्यादा फील होगा, है ना, तो ये लेडीज है राइटर, है ना, जर्मन ग्रीगर, ये क्या है, लेडीज हैं, इसलिए आ चाइल्ड इज बॉर्न तो इस पर ही सूट होगा, आपको याद भी रहेंगे। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस मतलब समझते हैं ना आप, प्रेस मतलब होता है वो प्रेस, माइक वगैरह लेके चलेगा, छपाई खाना होगा, प्रेस वाले समझते ही होंगे आप। तो प्रेस वाले ज्यादातर चीजों को शेयर करते हैं, क्या करते हैं, शेयर। देखो इससे आप शेयर याद रखना, ऐसे ये शेयर्स हैं, है ना, डॉर्थी एल सायर्स, लेकिन आपको हम रिलेट कर रहे हैं कि प्रेस वर्ड शेयर, प्रेस वाले लोग शेयर करते हैं ज्यादातर चीजों को। द अर्थ का राइटर कौन है, H.E. बेट्स। बताओ बैट से, बैट को हम लोग कहां रखेंगे, बैट से खेलते हैं ना जी, तो बैट को कहां रखेंगे, अर्थ पर रखेंगे। आपको सीधा बात याद रखना है कि H.E. बेट्स जो होंगे द अर्थ के होंगे। इंडिया थ्रू ट्रेवलर आई पर्ल एस बक, कहता है कि आंख से पूरे दुनिया, पूरे भारत का जो है ना भ्रमण कर लेना आंख से, समझ गए। तो आंख कैसा है, मोती जैसा है, ये देखो पर्ल मीन्स होता है मोती, तो पर्ल एस वक, पर्ल एस वक, पर्ल नाम रख लो अपना नाम, हाँ नाम रख लो, ये नाम ही है किसी का। तो पर्ल मतलब मोती, आंख से रिलेटेड है, याद रखना। अब है अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल का राइटर एंटोन चेकोव, काफी नाटक जैसा नाम लग रहा है, एंटोन चेकोव, चेकोव भी नाम है, तो ये मैरिज प्रपोजल के राइटर होंगे। अब मैं आपके सामने राइटर का नाम मिटा दे रहा हूं, ठीक है, एक बार मैं आपको इसका, है ना, करके दिखाता हूं कि क्या आप बोल पाओगे, है ना, आसानी से बोल पाओगे आप। यहां पे देखो मैं सारा मिटा दिया, ये देखो सारा मिटा दिया। अब मैंने लिखा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आप बोलोगे फट से सर इंडिया को अच्छा रिलेट कर दोगे महात्मा गांधी से। दूसरा भारत इज माय होम, आपके दिमाग में स्टोरी आ जाएगा मेरा वाला, भारत पाकिस्तान वाला, है ना, एक ऐसे मुस्लिम जो भारत इज माय होम, भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 3 नंबर में आता है क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ तनप, तो पिंच ऑफ तनप गांव से रिलेटेड होगा, यानी मनोहर मालगा ओंकर। 4 नंबर में आता है आई हैव अ ड्रीम, मेरा भी एक सपना था, ये राजा महाराजा लोग का काम है, तो होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। उसके बाद है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो आइडिया सबसे ज्यादा रूस के व्यक्ति को आता है, वर्ट्रैंड रसल होगा, वर्ट्रैंड क्या होगा, रसल होगा। उसके बाद की बात करें अगर हम लोग, तो द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का काम नया, यानी सीगा नोया, है ना, तो सीगा नोया इसका आंसर हो गया। आ चाइल्ड इज बॉर्न, ये जो है महिला से रिलेटेड करता है, तो महिला राइटर कौन है हमारे पास, जर्मन ग्रीगर, ये महिला लेडीज है, तो ये चाइल्ड इज बॉर्न का होगा। ऐसे भी रिलेट करो कि बच्चे का जन्म जो है जापान में बड़ा ही आसान तरीके से होता है, टेक्नोलॉजी वास्ट है ना, इस कारण उसका नाम हम लोग जर्मन ग्रीगर भी रखेंगे। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस जो होता है वो शेयर करता है, तो डॉर्थी एल सायर्स होगा। द अर्थ यानी बैट, बैट हम लोग जमीन पे ही रखेंगे, तो H.E. बेट्स। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आईज, आंख से पूरे इंडिया का भ्रमण करना, आंख एक मोती है, यानी पर्ल, पर्ल एस बक हो जाएगा। अ मैरिज प्रपोजल एक नाटकीय मंचन है, एक नाटकीय प्रदर्शन है, तो ये जो है अलग सा नाम होगा, एंटोन चेकोव। आइए पोयम के सेक्शन को देखते हैं। तो ये है आपका पोएट्री का सेशन, और इसमें 10 है, इसका भी फटाफट देख लो। 10 नंबर में आता है द ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। हाँ, तो दादी माँ का घर अक्सर भारतीय नाम ही होगा, भारत से रिलेटेड होगा, कमला दास, याद रख लेना, बड़ा ही आसान है ना। कमला दास एक लेडीज है जो ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब अपने दादी माँ का पुरानी घर होता है, और उसकी यादों को काफी ये संजोए रखती है, इसलिए एक स्टोरी लिखी, पोयम लिखी अपनी, इसकी सच्ची घटना है ये। तो कमला दास इंडियन नेम है, ग्रैंड मदर्स हाउस ज्यादातर आपको इंडियन में ही देखने को मिलेगा, तो कमला दास। स्नेक, ये जो है सांप के बारे में लिखा है, DH लॉरेंस, DH लॉरेंस है ना, ये सांप से रिलेटेड है, स्नेक से रिलेटेड है, DH लॉरेंस। उसके बाद है फायर हाइमेन, केकेएन दारू वाला, केकेएन दारू वाला, फायर हाइमेन, जब आदमी दारू पीता है अंदर आग सा उत्पन्न हो जाता है, तो आग को दारू वाला से रिलेट कीजिएगा, फायर हाइमेन के दारू वाला। मैक्विटी द माइस्ट्री कैट, TS इलॉयट, TS इलॉयट, ELIOT एक कैट का नाम है, नाम रखेगा इलॉयट, एक कैट का नाम याद कर लो, तो कैट वाला जो मैटर आएगा मैक्विटी द माइस्ट्री कैट, तो इसका आंसर TS इलॉयट होगा, राइट। पोएट इसका TS इलॉयट, इलॉयट इज अ कैट, और मैक्विटी द माइस्ट्री कैट का राइटर भी होंगे TS इलॉयट।
दारू वाला आग को रिलेटेड करेगा, और स्नेक जो होगा वो लॉरेंस को रिलेट करेगा, और ग्रैंड मदर्स कमला दास से होगा। यहाँ पे दा सोल्जर रूपर्ट ब्रूक है ना, द सोल्जर के बारे में ज्यादातर लिखने वाला व्यक्ति कौन, रूपर्ट ब्रूक है ना। चलो इसको ब्रेक से याद रखो, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, सैनिक अक्सर किसी चीज को क्या कर देता है, तोड़ देता है ना। तो द सोल्जर मतलब सैनिक, और ये तोड़ने का काम करेगा रूपर्ट ब्रूक। आगे है एन इपिटफ है ना, एन इपिटफ का नाम वॉल्टर डी ला मेयर है, वॉल्टर डी ला मेयर एन इपिटफ का है। टू ऑटम का मतलब जॉन केट्स है इसका राइटर। और नेक्स्ट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden। नेक्स्ट है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विडमैन है ना। और है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है, प्रियतमा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसा कहना है जॉन डन का है ना। जॉन डन कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो इस तरह से ये 10 है, यानी मैच द फॉलोइंग मैंने 5 कंप्लीट कराया, रट लो, आएंगे ही आएंगे है ना। अब इसके बाद मैं आपको 5 मार्क्स और कराता हूं, और वो होगा इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, व्हाई इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, डिस्कस द इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये 2 चीज मैं आपको दिखाता हूं। 5 मार्क्स मैंने मैच द फॉलोइंग से कराया, 5 मार्क्स आपको और फिनिश कराना हूं। आपको जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये कॉपी में नोट्स करने हैं और याद करने हैं। आपको 15 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 जो सॉल्व करने हैं। तो मैं एक सवाल यहाँ लाया हूँ, राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज है ना। आखिर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है कि इंग्लिश जो है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके तौर पे आपको इस पर एक नोट लिखना है। या फिर राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज है ना, एक इंग्लिश पे एक ऐसा नोट लिखिए जिस तरीके से इंग्लिश जो है एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, मतलब दुनिया का एक ये लैंग्वेज है, इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इस पे आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। मैं इंग्लिश का उतना अच्छा जानकार तो नहीं हूं है ना, हमें इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, लेकिन फिर भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप मार्क्स में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, और ये मेरा आपसे वादा रहा। तो ये आएगा ही आएगा, आपको ध्यान रखना है, इसको रट लेने हैं। मैं इसको तोड़ तोड़ कर समझा देता हूं कि इस पे आपको नोट्स कैसे लिखने हैं। 5 मार्क्स दे के जाएंगे, आपको ये बात नहीं भूलना है, आएगा ही आएगा। इंग्लिश इज रीड एंड स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहता है कि इंग्लिश जो है पूरे दुनिया में बोला जाता है और लिखा जाता है। बड़ी आसान बात है, इंग्लिश इज रीड एंड स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरे विश्व में बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। इंग्लिश इज रीड एंड स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बड़ा आसान बात है, 2-4 बार बोलिएगा, माइंड सेट हो जाएगा। कहता है इट इज यूज्ड एज अ मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज इन द यूके, यूएसए, आइलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। कहता है कि ये जो है ना इंग्लिश, ये मदर लैंग्वेज यानी मातृभाषा के तौर पे इन देशों में बोला जाता है। जैसे इंडिया में मातृभाषा हिंदी है, उसी तरह से इन सारे कंट्री में मातृभाषा जो है वो इंग्लिश है। कौन कौन सा कंट्री में, याद कर लो, यूके, यूएसए, आइलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। और भी कंट्रीज होंगे लेकिन इतना का नाम मैंने लाया है। इन सारे जगहों पर इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। कहता द कंट्री आर जनरली नोन एज द मदर टंग्स कंट्रीज ऑफ इंग्लिश। ये सारा देश जो है इंग्लिश मातृभाषा का देश कहलाता है ना। यह कंट्री इंग्लिश मातृभाषा का देश कहलाता है। इट इज यूज्ड एज अ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज लाइक इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया और नामीबिया etc। कहता है कि इन सारे देशों में इंग्लिश जो है द्वितीय भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना। द्वितीय भाषा के रूप में इसका ऑफिशियली लैंग्वेज है, ये द्वितीय 2 नंबर पर आता है ये ऑफिशियली तौर पे। कहां कहां,
इंडिया में आता है, सिंगापुर में, मलेशिया में, नामीबिया में। यहीं से अभी अभी हमारा प्रधानमंत्री जो है अपने जन्मदिन के अवसर पर चीता को लेकर के भारत में आया था। पता नहीं चीता ला करके हमारे देश में क्या बहुत बड़ा योगदान होगा, मालूम नहीं। इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ईटीसी। आज के डेट में इंग्लिश जो है पूरे दुनिया में, है ना, बहुत सारे क्षेत्रों में यूज किया जाता है। लर्निंग में तो आपका इंग्लिश ही है। आजकल जितना भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं वो सब इंटरनेट से रिलेटेड होगा, है ना, तो सारे इंटरनेट लैंग्वेज आपको अंग्रेजी में ही पढ़ने होंगे। तो ये इंग्लिश लर्निंग हो गया। कम्युनिकेशन, आजकल बातचीत जितने भी किए जाते हैं वो सारे इंटरनेशनल लेवल पर करेंगे अगर तो इंग्लिश में ही होगा। टेक्नोलॉजी तो इंग्लिश पे ही डिपेंड है। हाँ, डिप्लोमासी मतलब डिप्लोमा के क्षेत्र में भी इसका यूज है। कॉमर्स, वाणिज्य के क्षेत्र में भी, लेन देन की प्रक्रिया में भी इसका यूज है। आर्ट्स, कला में भी और साइंस, विज्ञान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं फाइनली इट कैन बी सेड दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तब हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। याद कर लो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। हाँ, ये कहता है राइट अ नोट ऑन इंडियन इंग्लिश और डिस्कस इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। आपको इंडियन लैंग्वेज पे, इंडियन इंग्लिश पे एक शॉर्ट नोट्स लिखना है और आपको बताना है कि आखिर क्यों इंग्लिश जो है ये ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्यों, है ना, डिस्कस करना है आपको। बड़ा ही आसान और बेहद प्यारा सा आंसर मैंने लाया हूं, छोटा करके लाया हूं, आपको रटने में आसान होगा। चीजें मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, इसके पहले वाला भी दोनों याद कर लेना। टुडे इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज नो अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज रीड एंड स्पोकन इन सो मेनी कंट्रीज एज इट इज। कहता है कि आज के डेट में इंग्लिश जो है ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। क्यों भाई? क्योंकि नो अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कोई भी इसके अलावा लैंग्वेज नहीं है जो पूरे विश्व में पढ़ा जाता है और बोला जाता है ना, पूरे विश्व में, यानी मेनी कंट्रीज में, है ना, मतलब अधिकांश कंट्री में इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज जो है ऐसा नहीं है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर बोला जाता है। कहता है इंडियन इंग्लिश अ स्पीच ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश दैट शोज दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंग्वेज एंड अ कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो अंग्रेजी है ये हमेशा इंडिया की चीजों को दिखाता है, इंडिया के ग्रामर को दिखाता है, इंडिया के कल्चर को दिखाता है। इंडिया इंग्लिश इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजनल वायराइटीज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंडियन इज अ क्लास ऑफ वायराइटीज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन इज इंडिया। कहता है इंडिया में इंग्लिश का काफी वायराइटीज है, अलग अलग प्रकार के बोले जाते हैं यहाँ पे अंग्रेजी। हाँ, तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन जो कराया ये आपको 5 मार्क्स दे के जाएंगे। 5 मैच द फॉलोइंग, मैंने 5 और 5 10 करा। अब मैं आपको एक समझाने वाला हूं समरी, और ये समरी एक होगा प्रोज का और एक होगा पोएट्री का। 15 मार्क्स आपके फिनिश हो जाएंगे, आपको ये कंप्लीट करने हैं। आपको मैं आपको 4 समरी देने वाला हूं, हाँ, 2 प्रोज का और 2 पोएट्री का। शायद एग्जाम में आ जाए, चांसेज है इसका 70%। आप जो है मेरा जो लिखा हुआ क्वेश्चन में 4-4 है वो 4-4 कंप्लीट कर लेना। 110% श्योर उसी 4 में से आएंगे, लेकिन मैं आपको 2-2 करा रहा हूं। ये भी अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको मदद मिलेगा, आएगा ही आएगा। कहता है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम पे आपको समरी लिखना है। मैं बेहद ही आसान शब्दों में आपके सामने लाया हूं। कहता है भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑन बीइंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967। कहता है कि भारत इज माई होम ये एक भाषण है, ये एक भाषण है। भारत इज माई होम क्या है? ये एक भाषण का पार्ट है ना। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बने थे इंडिया का, है ना, 1967 में जब ओथ ले रहे थे, जब वो शपथ ले रहे थे, उसी टाइम जो भाषण दिया था उन्होंने, उसी भाषण के एक हिस्सा आपके किताब रेनबो पार्ट 2 में लाकर रखा गया है ना। ये एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जो भारत में जैसे ही राष्ट्रपति पद पे इन्होंने शपथ ग्रहण किया तो शिक्षा पर पूरा का पूरा भाषण दे डाला, शिक्षा पर, केवल और केवल शिक्षा पर ये जो है पूरा भाषण दे डाला। ये प्रथम राष्ट्रपति ऐसे हैं जो पूरा भाषण जो है शपथ ग्रहण करते समय शिक्षा पर रहा।
ना तो इन्होंने उतना ज्यादा अपने परिवार के बारे में बताया, ना अपनी कहानियां सुनाई, केवल शिक्षा पर और भारत के विकास पर बात किया 1967 में, है ना। तो ये भारत इज माय होम क्या है, ये क्या है, ये इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑन बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967। जब इनको इंडिया का प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया, जब ये ओथ लेते समय ये जो भाषण दिए थे, उसी का एक पार्ट है। इन दिस एक्सट्रैक्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज अबाउट मटेरियल एंड कल्चर लाइफ, इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ, है ना। इसमें जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं धार्मिक, सांस्कृतिक, है ना, और सामाजिक और सांस्कृतिक का बात करते हैं। इस जो है भाषण में उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और उन्होंने इंडिविजुअली तरीके से हर एक चीज के बारे में कहा है, सामाजिक लाइफ के बारे में भी बताया है। ही वांट्स टू वर्क नॉट ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल बीइंग बट आल्सो फॉर सोशल लाइफ। उन्होंने केवल कागजाती काम करने पर ही विशेष ध्यान नहीं रखा, उन्होंने जो है सोशल लाइफ को जो है बेहतर करने का प्रयास किया। वह चाहते थे, है ना, वह काम जो है केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए करना चाहते थे। He says that education is the only instrument which can develop a man, state and a nation। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को विकास करना है, अगर कोई समाज को विकास करना है, अगर कोई घर का विकास करना है, अगर कोई देश का विकास करना है, राज्य का विकास करना है, तब उसका जो मुख्य साधन होगा वो क्या होगा, एजुकेशन। एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डेवलप अ मैन, स्टेट एंड अ नेशन। किसी भी आदमी को डेवलप कर सकता है, किसी भी परिवार को डेवलप कर सकता है, किसी भी राज्य और देश को ये डेवलप कर सकता है। कौन? एजुकेशन। एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है। ही टॉक्स अबाउट रिन्यूएबल एंड आल्सो सेज दैट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एजुकेशन विल बी एवरीवेयर, है ना। किसी भी देश को अगर महान बनना है यानी डेवलप करना है तो ये फिर से कहते हैं कि शिक्षा केवल एक जगह पे होने से नहीं होगा, बल्कि शिक्षा हर गली गली, मोहल्ले, चौराहे, हर लोग के अंदर होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये देश जो है ना महान बन पाएगा, है ना। इंडिया में शिक्षा वह जो है शिक्षा को इस तरह से घसीटा जा रहा है हमारे सिस्टम के अंतर्गत, जिसका आप कह नहीं सकते हैं, है ना। किस तरह से सिस्टम को जो है भ्रष्ट किया जा रहा है, शिक्षा के सिस्टम को, ये आप समझते होंगे। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की हालात देख लीजिए, है ना, जो भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। मैं सारे यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां शिक्षा के तंत्र को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है ना। और बिहार तो शिक्षा के मामले में खैर कहना ही नहीं है। बिहार का एक जाना माना प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है मगध यूनिवर्सिटी, जहां अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो 5 साल लगेगा। 2020 में जो बच्चे का एडमिशन हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे हमारे देश में और हमारे राज्य में यूनिवर्सिटी है। सोचिए बच्चे को क्या करके देंगे, हमारे भविष्य को किस तरह से घसीटा जा रहा है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है ना ये बहुत बड़ा पावर है। ये पावर जब आपके अंदर मिलेगा तभी जो है आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे थे कहीं पे कि शिक्षा वह शेरनी के दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा नहीं, और जो पीवे नहीं करेगा दहाड़ेगा कौची जी। खैर देखते हैं यहाँ का कहता है ही सेज दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। बताइए, राष्ट्रपति पद पर चढ़ करके इन्होंने शपथ लेते समय इतना लॉयलिटी और पोलाइटली भाषण दिया ना, जो आजकल के नेताओं में मिलेगा ही नहीं। एक जिम्मेदार पोस्ट पर नेता पहुंचने के बावजूद भी तर्क वितर्क करता है, दूसरे नेशन का बात करता है, दूसरे पार्टीज का बात करता है, दूसरे नेता का नाम लेता है। आप समझिए कि ऐसे भ्रष्ट नेता हमारे देश का क्या कर सकते हैं। एक प्रधानमंत्री पद पर, जिम्मेदार पोस्ट पर आप पहुंच करके अगर किसी के अगेंस्ट में बात करते हैं तो ये आपको शोभा नहीं देता है। ये एक आप सम्माननीय पद पर हैं, चाहे वो सीएम का पोस्ट हो, एमएलए का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, मुखिया का हो, कहीं का हो। अगर आप उस पोस्ट पे आए हैं तो केवल विकास का बात करिए, हाँ, ना कि आप पीछे क्या हुआ है इसको देखेंगे, है ना, और ना आप ये देखेंगे कि मुझे इतना टाइम हुआ है आने में। आपको पता होगा कि सलाह पंचायत का एक मुखिया बना है, शिक्षक है, जो काफी बेहतरीन तरीके से अपने पंचायत का विकास करने में, है ना, लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं।
अभी तक मुखिया का जो है कई सारा पंचायत में फंड तक नहीं आया है और वो व्यक्ति न जाने कितना काम करके रख दिया। तो शिक्षा जो है ना हर लोगों के अंदर पहुंचना चाहिए। कहते हैं ही सेज दैट ही विल सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कलर एंड कास्ट। कहते हैं कि मैं संविधान का रक्षा हमेशा करूंगा, कोई कलर और कोई कास्ट को नहीं देखूंगा, बिना भेदभाव किए हुए हम संविधान का रक्षा करूंगा। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आइए दूसरा टर्म देखिए। तो इसका दूसरा जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आपको जो है एक पार्ट बताने वाला हूं, इसका समरी बताने वाला हूं, बेहद ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे व्हिच हैज बीन रिटन बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर एक एसे है, एक निबंध है, एक पैराग्राफ है ना, विच हैज बीन रिटन बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। यह देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आगे कहता है इन दिस एसे ऑफ गांधी जी डिस्क्राइब्ड अबाउट द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस पूरे एसे में गांधी जी हमारे संस्कृति को, हमारे सभ्यता को डिस्क्राइब किए हैं, बताए हैं, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताए हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बताए हैं। द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक, रोम, इजिप्ट एंड चाइना आर गॉन बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल सिक्योर। कहता है गांधी जी बताए हैं और ये देखा भी गया है कि तमाम देश की सभ्यताएं समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता अडिग है। इसे कोई भी झुका नहीं सकता है, कोई भी हरा नहीं सकता है, कोई भी तोड़ नहीं सकता है। ये हमारी शिक्षा और संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है ये इमूवेबल है, अडिग है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। कहते हैं द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक, है ना, ग्रीक के पुरानी सभ्यता, चाइना के, मिस्र के, रोम के, ये सब की पुरानी सभ्यताएं क्या हो गई? समाप्त हो गई। परंतु इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल सिक्योर। लेकिन भारत की सभ्यता आज भी क्या है? खड़ी है। क्यों भाई, क्यों खड़ी है? इसके पीछे का क्या रीजन है? हम लोगों को जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट। इंडियन सिविलाइजेशन हमारे अच्छे आचरण पर आधारित है। आज भी हमारे यहाँ लोग जो है मोरालिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, नैतिकता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का सम्मान करना हमारे नस नस में बसा हुआ है। नहीं, इसी मोरल कंडक्ट, इसी गुड कंडक्ट के हिसाब से हमारा जो संस्कृति और सभ्यता टिका हुआ है, इसी कारण ये इमूवेबल है, अडिग है। इसलिए आप भी अच्छे आचरण का हमेशा प्रयोग कीजिए, गलत आचरण से बचिए। It points out the path of duty and teaches us to uphold moral principles। कहता है ये जो है ना हमारा इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, ये क्या करता है? ये हमारे निर्णय को, हमारे काम को, है ना, हमारे काम को और हमारे सिद्धांत को, है ना, पढ़ाता है, सिखाता है और हमारे मोरल प्रिंसिपल को पकड़ कर रखता है, होल्ड कर रखता है। कौन? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये हमेशा हमें सिखाता है। हमारे यहाँ बच्चे में लोगों को शिक्षा दिया जाता है, ये देखो ये आपसे बड़े हैं, इनका आदर कीजिए। कहीं भी आप देखे होंगे अगर कोई बड़ा आदमी आता है तो इंडिया में छोटे व्यक्ति तुरंत से क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं और उनको सम्मान सहित बैठने का स्थान देते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे वर्तमान भारत में ये सभ्यताएं भी लोग खत्म करते जा रहे हैं और वेस्टर्न का कल्चर अपनाते जाते हैं। उन तमाम वेस्टर्न कल्चर को अपनाने वाले का मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप जो है भारत का ही कल्चर रखिए, है ना। यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको आगे 1000 साल पीढ़ियों में, है ना, उसको जो है विकास करने में योगदान देगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि इसमें हर एक चीज देखने को मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि ये मोरल प्रिंसिपल को बताता है, नैतिक सिद्धांत को बताता है। He says that our civilization does not depend on multiplying our wants। कहता है कि वह कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन है ना, ये जो है मल्टीप्लाइंग पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमारी इच्छाओं पर डिपेंड नहीं करता है ना। कहते हैं कि our wants but upon rest resting wants self definition। कहता है कि but up on resting in wants self denial। ये जो है ना आत्मबल पर आधारित है। हमारी शिक्षा और संस्कृति आत्मबल पर आधारित है। हमारे यहाँ महिलाएं भी देखिए आत्मरक्षक होते हैं, आत्मबल पर निर्भर होते हैं।
इसलिए मैं उन तमाम महिलाओं को और लड़कियों को कहना चाहूंगा कि आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहिए, है ना। और युवाओं को भी कहना चाहूंगा कि ये भी सेल्फ डिपेंडेंट रहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो संस्कृति है, जो एंसेक्टर के द्वारा बनाया गया था, है ना, उसमें यही बताया गया है कि हम लोग सारे लोग जो हैं, भारत के निवासी जो हैं, ये हम लोग जो है ना सेल्फ डेनियल हैं, मतलब हमारा जो आत्मबल है, इसी के भरोसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। He says that our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path of our ancestor made for us. कहता है कि हमारा जो वो कहना चाहते हैं गांधी जी अपनी शिक्षा, अपने संस्कृति और सभ्यता के बारे में, कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है, दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग अपने एंसेक्टर पूर्वजों के बनाए गए, है ना, मोरल नैतिकता पर चल रहे हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बनाया गया चीज है उसके ऊपर चल रहे हैं, है ना। इसी कारण जो है ये हमारा सिविलाइजेशन और कल्चर आज तक विश्व में जो है अडिग है। आज भी आप देखे होंगे कि तमाम बड़ी बड़ी चीजें, तमाम बड़ी बड़ी काम, है ना, इंडिया से ही किया जाता है, इंडिया में ही सबसे पहले उसका चर्चा होता है, उसका खोज किया जाता है, भले ही उसका श्रेय किसी और को मिल जाता है, लेकिन उसका शुभारंभ इंडिया के द्वारा ही करा जाता है। कहता है नेक्स्ट में कि गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, ही मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, सो वी शुड नॉट कैन बी आवर डिजायर। बड़ी महत्वपूर्ण बात गांधी जी ने कहा है कि हमारा दिमाग जो है ना, ये एक रेस्टलेस चिड़िया है, ये एक जो है महत्वाकांक्षी चिड़िया है। हमारा दिमाग जो है रेस्टलेस माइंड है, ये एक कैसी चिड़िया है, ये रेस्टलेस यानी महत्वाकांक्षी है। इसको जितना दीजिएगा उतना ही चाहिए, मन को जितना बढ़ाइएगा उतना ही आपको चीजें करने को मन करेगा, है ना, और फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा। इसलिए इस पर कंट्रोल करिए, अपने डिजायर पर कंट्रोल कीजिए, महत्वाकांक्षी मत बनिए, है ना, महत्वपूर्ण बनिए। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का हुआ। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, और माय ग्रैंड मदर्स हाउस का अब आप देख सकते हैं, इसका ये समरी है, काफी महत्वपूर्ण होगा। प्रोज के पोएट्री के सेक्शन के लिए 5 मार्क्स आपको मिल पाएंगे अगर आप याद करते हैं तो। माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम बाय इंडियन राइटर कमला दास। कहता है ऑटोबायोग्राफिकल, इसका मतलब है कि खुद की कहानी खुद से लिखना, इसको कहते हैं हम लोग ऑटोबायोग्राफी, है ना। ऑटोबायोग्राफी 2 तरह के होते हैं, एक बायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी। अगर आप कहानी अपने बारे में खुद लिखते हैं और लोगों के सामने अगर दिखाते हैं और वो प्रकाशित होता है, तब वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। तो ये कमला दास के द्वारा लिखा हुआ एक ऑटोबायोग्राफी है, अपनी कहानी अपने लिखती है। और इसमें इंडियन राइटर है, ये एक भारतीय लेखक है। टेला स्टोरी ऑफ नॉस्टल एंड सोरो, इस अपने कहानी में जो है अपने कुछ यादाश्त को जो है रिप्रेजेंट करती है। द पोएम्स स्पीकर लॉन्ग्स टू रिटर्न टू हर ग्रैंड मदर हाउस, काफी समय के बाद वह अपनी दादी माँ के घर में लौट कर आती है। बात कुछ ऐसा है कि वह बचपन में अपनी दादी माँ के साथ एक गांव में, है ना, एक छोटे से घर में रहा करती थी और साथ में कोई परिवार ना रहा करता था। बचपन में ही उनकी दादी माँ का देहांत हो जाता है, जिसके वजह से वो गांव को छोड़ देती है और बड़े शहर में जाकर पढ़ाई लिखाई कर अपने गरीबी को दूर करते हुए, है ना, एक अच्छे मुकाम को हासिल करती है और वापस अपने दादी माँ के घर पे आती है और अपने कुछ यादाश्त को वहां पे खोजती है। वेयर सी वंस फेल्ट लव्ड एंड secure, especially now that she lives a lonely adult life, है ना। वह वहां पर आकर के अपने कुछ पुराने याददाश्त को, अपने दादी माँ के प्यार को और कुछ जो घर में संजो के रखी थी, वो सारे चीजों को ढूंढती है और वो महसूस करती है कि अभी हम एडल्ट लाइफ में हैं, बड़ी हो गए हैं, उम्र में बड़ी हो गए हैं और हमारा जो जीवन है वो बड़ी लोनली सा हो गया है ना। मॉर्निंग द सेफ्टी एंड कंफर्ट फॉर हर चाइल्डहुड, वो घर में जो है बचपन काल में इनको काफी महसूस अच्छा होता था, कंफर्ट फील करते थे और सेफ्टी फील करते थे। कहता है दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन दास 1965 कलेक्शन समर इन कलकत्ता, यानी समर इन कलकत्ता इनकी एक कलेक्शन है, 1965 में जो है ये पब्लिश्ड हुआ था। द स्पीकर्स ग्रैंड मदर डाइड एंड आफ्टर हर डेथ, है ना, इनके मरने के बाद, अपनी दादी माँ के मरने के बाद, द हाउस फील साइलेंट, घर जो है बाकी बड़ा सुनसान सा हो गया था। द हाउस रिप्रेजेंट अ टाइम व्हेन द स्पीकर वाज चिस्ड एंड नरिव्ड एंड सी फाइंड इवन इट्स डार्कनेस मोर कंफर्टिंग देन द टेरिबल लॉन्ग लाइफ।
लॉन्ग लाइन्स ऑफ हर एडल्ट लाइफ, है ना, वो अपने जीवन में वो अपने घर पे वापस आती है अपने दादी माँ के मरने के बाद, है ना, वो घर पे वापस आती है और कई सारी चीजों का खोज करती है। आपको इतना ज्यादा समझने की जरूरत ना है, केवल केवल रट लीजिए और रट कर वहां जाकर एग्जाम में आप लिख लीजिएगा। एक और पोयम का डिस्क्राइब जो है बाकी है, वो होगा द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, वो आप खुद से कर लीजिएगा, किताब की मदद से कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क होगा। और ये चारों अगर आप याद रखते हैं तो आपको जो है आराम से एग्जाम में 15 मार्क्स लाया जा सकता है, आप ला सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरे सेशन में 15 नंबर का बातें समझ आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और इस पूरे सेशन में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। तो तब तक के लिए अब मैं दूसरे क्लासेस में दूसरे सेशन के साथ मिलता हूं, है ना, नए कंटेंट के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।